धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान के साथ साथ अब तो लेबनान से जुड़ी हुई खबरों की भी। और आज तो चुनावी नतीजा आ चुका है अमेरिका का और साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कैसे ये कमाल हो गया, जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कमला हैरिस का, वो आखिर कैसे डूब गया, डाउन हो गया। ओबामा भी कुछ नहीं कर पाए और तमाम के तमाम लोग धराशायी किस तरीके से हुए हैं, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। और एलन मस्क जैसे बड़े लोग आके जो पैसे की बौछार कर रहे थे, क्या उससे सब मुमकिन हो पाया है? इन सब पर बातचीत करने के लिए फिर से हमारे साथ एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मुझे लगता है हम मीडिया की दुनिया में सबसे घिसे पिटे लोगों में शुमार किए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी घटना हो जाए, जैसे आज आप तमाम मीडिया हमारा भारत का देखिए, वो बता रहा है कि अमेरिका में चुनावी नतीजे कैसे आ रहे हैं, लेकिन हम उसी फॉर्मेट में अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जैसे कि रोजाना करते हैं। पहले देश दुनिया की खबरें होंगी, फिर उसके बाद अमेरिका चुनाव आएगा, फिर उसके बाद गाजा पर बात करेंगे। क्या हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे सब लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा काम अन्य मीडिया की तरह से खबर बटोरना नहीं है। हम खास खबरों पर ध्यान देते हैं, खासकर आप वैसे चुन कर लाते हैं जिसके विश्लेषण का कुछ असर होता है, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में। भले ही हमारे देखने वाले लोग 10 से 15 हजारों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपके सब्सक्राइबर 2 मिलियन है तकरीबन, वह कम नहीं है किसी मामले में। और वहां पे एक सही संदेश हम पहुंचा पाते हैं एक तर्क के आधार पे कि आम जनता किस तरह से अपनी स्थिति को समझे और उसके हिसाब से किस तरह से संघर्ष करे भविष्य सुधारने के लिए। और हमें इसे जारी रखना चाहिए जब तक संभव है। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर गुजरात से। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात से, आणंद जिला है। यहाँ पे पुल गिर गया है बुलेट ट्रेन का, मजदूर मर गए हैं 3। क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? आजकल 3 हो या 30 हो या 300 मजदूर मर जाए, कोई खास अंतर नहीं पड़ता। चुनाव का भले ही मामला हो तो उसमें लोग घड़ियाली आंसू जरूर बहाएंगे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। वैसे लगता है कि पुलों का गिरना, और यह भी जो था, यह पुल जो था बन रहा था बुलेट ट्रेन के लिए, यानी स्पेशल उसमें देख रेख के अधीन हो रहा होगा। इसके बावजूद एक घटना घटी है। तो पुलों का गिरना, छतों का गिरना, पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में सीपे जाना, यह सब सामान्य बात हो गया है। यानी या तो हमारे देश में सीमेंट की कमी हो गई है, या सीमेंट का जो भी होना लगना चाहिए और जो वास्तव में लगता है, सीमेंट, छड़, ये सब बालू, वह कहीं ना कहीं बीच में गायब हो जा रहा है, किसी के जेब में जा रहा है, जिसकी हमें भनक भी नहीं दी जा रही है, ना ही मीडिया बता रहा है, ना ही कोई खोज हो रहा है। क्योंकि इसमें खाने वाले में बड़े ऊंचे लोग भी हैं, और उसका हम लोग अभी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। जी क्या खबर इसलिए भी एक आम खबर की तरह मीडिया ने दिखा दी क्योंकि खबर गुजरात से आई? काश यही खबर अगर बंगाल से आ जाती तो पूरा दिन भूचाल मचाया जाता। बिल्कुल, यदि बंगाल का होता तो कहा जाता कि भगवान ने उनको कोप दिया, ये सब चीजें की रहती। मुझे याद है केरल में जब बाढ़ आया था और कई लोग मरे गए थे, तो इसकी बजाय कि सहानुभूति दें, मदद तो नहीं कर रहे थे लोग। यहाँ के तथाकथित रूप से खुश हो रहे थे कि आप गॉड के अगेंस्ट पे चले गए, इसलिए गॉड पनिश कर रहा है। यह बहुत ही निम्न स्तर की मानसिकता पहुंच चुकी है। अध्यात्मवाद जो है वह धरातल में चला गया है। जी चलिए अगली खबर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने अध्यात्मवाद की बात की है तो अध्यात्म वाली नगरी माना जाता है बनारस को, काशी को, वाराणसी को। वहां पर एक शख्स अपनी पत्नी, 2 बेटों और बेटी की हत्या करने के बाद खुद भी मर जा रहा है और नाम उसका राजेंद्र गुप्ता है। और गुप्ता बंधु तो जो है व्यापारी कारोबारी माने जाते हैं। अगर वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देके खुद भी मर जा रहे हैं और वो भी नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में, तो खबर तो छोटी नहीं होनी चाहिए सर। अब किसी की लोकसभा में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जहां की दावा किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। अपराध मुक्त, और एक कहें तो सही मामले में पूरे देश के लिए एक आदर्श राज्य है।
और इस क्षेत्र की जिसने अपनी चर्चा की। और ये वैसे शराब का दुकान चलाते थे, भट्टी का दुकान जिसे कहते हैं या ठेका कहते हैं, वो चलाते थे वहां पे। और पहले भी अपने पड़ोसी, अपने भाई, भाई की पत्नी के मारने के, अपने पिता की मारने के कारण जेल में गए थे, लेकिन इनकी मां ने अंततः बयान दिया कि नहीं, इसमें हाथ नहीं, और बच गए थे। और अब आके इन्होंने हत्या कर दी है अपने पत्नी की, दो बेटा की और बेटी की। एक बेटा बेचारा छोटा वाला भाग के किचन में छुपा हुआ था, ढूंढ के करा, उसको मारा। क्यों मारा, क्या मारा, पता नहीं चल रहा, और खुद बाद में भागा है और उसको, उसकी गोली से हत्या हो गई है। पुलिस यह नहीं समझ पा रही कि अभी तक खोज में कि आत्महत्या है। मुझे लगता है आत्महत्या ही की होगी, समझ में आया होगा इससे, या हम्म। किसी ने जो भी ये मारा होगा। तो हम्म। यह मानसिकता का वह स्तर दिखाता है कि हम्म। हम लोग इंसान कहने लायक नहीं रह गए हैं। जी। चलिए, आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे थे तो एक ऐसी खबर रख देता हूं जिससे हम लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ यहाँ मंदिर मंदिर घूम रहा है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। अब इस तरह से मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे फिर मैं धर्म पे आ गया हूं। और ये तमिलनाडु में या बैंगलोर में, बैंगलोर में शायद, हाँ, वहां पे जाके इन्होंने किया है। अब क्या उनका आने का कारण है, क्या नहीं है, बेचारे अकेला महसूस कर रहे हैं। कई भी पुराने जो थे और जो प्रधानमंत्री बन चुके थे, वो इन्हीं के काल में विदेश मंत्री बन के काम कर रहे थे। डेविड कौन, क्या नाम है, भूल रहा हूँ। कैमरून। हाँ, कैमरून, हाँ। वो घूम रहे थे। हालांकि अब इनकी पार्टी खत्म हो गया, नहीं तो यह भी उसके कुछ विदेश मंत्री या कुछ बनते, कहीं जाकर भाषण देंगे, पैसे भी मिलते हैं, प्रचार भी होते हैं। ये लोग घूमेंगे जैसे बोजो यहाँ के, यानी बोरिस जॉनसन, वो भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाते हैं, जैसे ओबामा, अब कोई पूछता नहीं। चुनाव के दौरान में खूब कूदे थे कमला हैरिस के पक्ष में, वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लोगों की बड़ी ही, मतलब, बेबसी होती है, बड़ी खराब जिंदगी होती है इनकी। और इसी के चक्कर में नहीं कुछ मिलता है तब मंदिर मस्जिद में घूम रहे हैं। जी। निज्जर हत्याकांड में अब ऑस्ट्रेलिया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या पाठ पढ़ा रहा है? ये गए वहां पे और उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे कनाडा हमारे खिलाफ जा रहा है, कनाडा हमारे राजदूत या दूतावास के लोगों को तंग कर रहा है, झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है। अब हमारे गृह मंत्री पे आरोप लगा दिया। तो वहां की जो गृह मंत्री है, महिला है, और उन्होंने खुलेआम यह बात कही। यह बात फिर से मैं याद दिला दूं, फाइव आइज, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की हुई है, जिसमें ये सब उसके अभिन्न मित्र है एक दूसरे को। और उनसे एक पत्रकार ने सवाल में पूछा कि क्या फाइव आइज का जो भी इंटेलिजेंस है उस पर संदेह है, क्योंकि उसमें कनाडा ने कहा है कि निज्जर की हत्या में हाथ है भारत सरकार की, भारत दूतावास है, ये सब नहीं, भारत सरकार की। उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे संदेह नहीं, वो सही है, इनके सामने इन्होंने कहा। और दूसरे ये कहा कि हमारे यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी यदि आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पे आए, तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता दी जाती है भाषण देने की, प्रदर्शन करने की, शांतिपूर्वक तरीके से। अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि तुम्हारे देश में नहीं होता तो तुम समझो, हम इसे नहीं रोकने वाले, हम इसको करेंगे। और आप जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जो देश की नीति है स्वतंत्रता की, और कनाडा का जहां तक बात है, अमेरिका की जहां तक बात है, हम उसका समर्थन करेंगे। इसका इनके पास नेचुरली कोई जवाब नहीं था। जी। लेकिन इस खबर को तो पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। इतना बड़ा झटका लग रहा है। पहले कनाडा सवाल उठा रहा है, फिर ब्रिटेन भी सवाल उठा रहा है, अमेरिका भी उठा रहा है, और अब ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड में भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं खालिस्तानियों के, और ये सब के सब फाइव आइज में आते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। तुर्की से आ रही है। यहाँ क्या बवाल हो गया, 3 मेयरों को हटाने की मांग को लेकर जनता सड़क पे आ गई, पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है, बता रहे हैं सर। वहां पे चूंकि जब भी हंगामा हुआ तो कहते हैं कि ये तुर्की के तीनों मेयर या चार, दो और हैं जो कि अभी बने हुए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं से कुर्दिस्तान को समर्थन करते हैं, इसलिए। और यहाँ का जो भी इंटेलिजेंस है, मेयर है तो जानकारी होती होगी, बताते हैं उन्हीं के तहत में इस तरह की आत्मघाती हमलाएं या दूसरे तरह की हमलाएं होती है, इसलिए इनको हटाया जाए। और वहाँ के सरकार ने इन तीनों को हटा दिया। वैसे भी यह तीनों जो थे वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ थे, तो यह मौका था या संयोग था, यह बात अलग है, लेकिन इनको बर्खास्त कर दिया गया। जी। इसे मैं थोड़ा और विस्तार से समझना चाहता हूं। हमने हाल फिलहाल में पीछे बात की थी कि जब वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, तो मेयर चुनाव में जीतना चाहते थे एर्दोगान के प्रत्याशी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। क्या अब ये परपंच रचा गया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे हटाओ? इसकी पूरी संभावना बनती है।
अब इस नाम पर आप कर रहे हैं तो अपने देश में और हंगामा कर रहे हैं। जो भी आपके समर्थन में थे, चुनाव जीत कर आए हैं, वहां के सत्ता में आए हैं और चला रहे हैं, और इस तरह का कुछ भी अभी तक मेरे हिसाब से ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया जिससे लगे कि ये लोग वहां के जितने भी हंगामा चल रहे हैं, कुर्दिस्तान वाला कर रहे हैं, इनका हाथ हो। लेकिन फिर भी एक बिना किसी मतलब खास सबूत के होगा तो इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है और इनको बर्खास्त कर दिया। और जो हारे हुए थे पहले साल 1.5 वर्ष पहले, वापसी कर रहे हैं इस दूसरे तरीके से। वैसे ही जैसे कि भारत में भी होता है, जिसकी भी केंद्र में सरकार होती है, राज्य सरकारों को हटा के या उसके एमएलए को खरीद कर या धमका कर ईडी और उसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा अपने पक्ष में अपनी सरकार ले आते हैं। वही स्थिति वहां पे लगता है की जा रही है। जी। स्वीडन में कोई मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी, बयानबाजी करने वाला, नफरती भाषण देने वाला बंदा था, उसको कोई सजा हुई है, ऐसी कोई खबर है? ये पालूदान नाम के व्यक्ति हैं और 42 साल के अभी, और ये 2 देशों के नागरिक है, स्वीडन के तो है ही हैं, डेनमार्क के भी हैं। और उन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाई है, पार्टी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जहाँ की कई जगह बार चुनाव लड़े हैं डेनमार्क और स्वीडन में, एक भी इनको सीट वगैरह नहीं मिला है। और वैसे फिर से बता दूं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में, उसी तरह से स्वीडन में बहुत हद तक छूट है। वहां पे आप धार्मिक किताबों को भी जला सकते हैं, और उसी का आधार लेके इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिए और कुरान को जलाया, जो पहले कभी हमने चर्चा की हुई है। लेकिन जलाने के साथ इन्होंने इस तरह का भी काम किया, इन्होंने एक तरह से कहा कि लोगों को भड़काए कि आप इनको मारे, और वहां पर दंगा फसाद हुआ था 3-4 वर्ष पहले, जबरदस्त दंगा फसाद हुआ था। और यह जो दंगा फसाद हुआ था, इनके कारण कहा गया कि आपको सजा मिलेगी, ना कि कुरान जलाने के लिए, और इनको 3 या 4 साल की सजा मिलेगी, 4 महीने की, माफ कीजिएगा, इसके लिए 4 महीने की मिलेगी। कहने के लिए इनको डेनमार्क में भी सजा मिली हुई है, लेकिन पता नहीं लागू हुआ था कि नहीं हुआ था। और इनकी महत्ता बढ़ जाएगी, 4 महीने के बाद निकलेंगे तो ज्यादा पकटाए हुए होंगे, और लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, घृणा की जो भावनाएं फैल रही हैं, वह लोग कहेंगे कि यही हमारा सच्चा सेवक है, प्रेमी है। जी। सही बात है। जो जितना बड़ा दंगाई है वही आज उतना बड़ा नेता बन गया है। वो दौर चला गया जब नेता समाज, क्षेत्र, देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान, अपने परिवार को कुर्बान करने जैसी कोशिशें किया करते थे, काम करते थे। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला अपडेट ये है कि ट्रंप बाबा आ गए हैं और कमला हैरिस, ओबामा और तमाम लोग जो लगे पड़े थे कि साहब बुढ़ऊ हो गए हैं, बाइडेन को हटा के कमला हैरिस आ गई हैं, उम्र में ज्यादा हैं, 60वां जन्मदिन मना रही थी, हा 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 करती रहती थी, इंटरव्यू में फचाड़ दिया, सब कुछ धराशायी हो गया। अभी के लेटेस्ट जो मेरे हाथ में है, 270 इन्हें इलेक्ट्रल वोट्स मिलने चाहिए। जैसे किसी राज्य के 1 है, किसी राज्य का 4 है, 270 मतलब कि उसका दोगुना कर ले, 540, एक कम है 539। अभी सबका घोषणा नहीं आया है। ट्रंप के पक्ष में 267 और कमला हैरिस के पक्ष में 224 मिले हैं, यानी काफी हो गया। और आने वाले में ये 270 क्या 280 भी पार कर जाएंगे। अधिकांश मीडिया ने इन्हें घोषित कर दिया कि जीत ही जाएंगे, और इन्होंने भाषण भी दे दिया कि हम जीत गए, ये और इनके जेडी वांस, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, दे दिया, और बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी, घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ कमला हैरिस का जो आज शाम में, वहां के शाम में जो मीटिंग होने वाला था, भाषण देती चुनाव के ऊपर, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इसका मतलब मैं भी यह मान के चलता हूं, हालांकि कल मैंने कहा था, कल या पिछले बारे में, कि मुझे केवल 1% उम्मीद है, मतलब 1% ज्यादा लग रहा है ट्रंप के पक्ष में। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, और ट्रंप जो है उससे ज्यादा से जीत गए हैं, लग रहा है। जी। ये हुआ कैसे? क्या एलन मस्क आ गए पैसा बहाने के लिए? क्या और बहुत बड़े बड़े लोग जो है ट्रंप के लिए आ गए और तमाम तरफ से वो मुसलमानों को भी रिझाने लगे, भारतीयों को भी रिझाने लगे, और जो उलझुल बयान उन्होंने पीछे दिए थे भड़काऊ कि कोई कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं, वो सब उन्होंने छोड़ दिए, उन काले लोगों को भी वो साथ ले आए? हुआ कैसे? आपने जो कहा वो सब चीज हुआ। उदाहरण के लिए करें तो चुनाव शुरू होने के जस्ट पहले इन्होंने कहा, या खुद वोट देने जा रहे तो उस समय कहा कि ईरान अपना देखभाल करे, मैं ईरान के खिलाफ नहीं हूं, मैं ईरान को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, केवल यही करूंगा कि वो एटम बम ना बना, यह मैं इंश्योर करूंगा। यानी हर तरह से अच्छाई की बात करने की कोशिश की है। अरब मूल के जो भी निवासी हैं, मुसलमानों के हैं, जो बाहर से आके बसे हुए हैं, हालांकि आज के उसमें कहा कि बाहर से आना इलीगल तरीके से 100% बंद होगा, लीगली जिसको हम अलाउ करेंगे उसी को देंगे।
और एबॉर्शन पे भी जो बातें थी और जिसके आधार पे कमला हैरिस को बहुत उम्मीद था कि औरतें इनको वोट देंगी, उस पर भी उन्होंने नेगेटिव रूप से बात करने बंद कर दिया। यानी पिछले 2 से 3 हफ्ते में केवल यही नहीं, इनके चुनाव प्रचार के जितने भी वो थे, उन्होंने उस तरह की हर बातें कहना बंद कर दिया जिससे कि नेगेटिव असर जाए, और यह दिखाने की कोशिश की अपने बंदों को जो दूसरे थे कि मैं ही एकमात्र ऐसा हूं जो अमेरिका को बचा सकता है, युद्ध को खत्म कर शांति ला सकता है पूरे दुनिया में, और अमेरिका में जो भी मतलब गरीबी प्रकरण चल रहा है वो खत्म कर दूंगा। हालांकि इस लास्ट वाले मामले में कुछ भी ये नहीं कर पाएंगे, मैं यह 100% श्योर हूं जी। क्या बाइडेन का निकम्मापन हैरिस के लिए भारी पड़ गया, या हैरिस जो है खुद ही कुछ अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, लोगों के सामने सही से प्रेजेंट नहीं कर पाई? वह कुछ भी स्थापित नहीं कर पाई। यदि बाइडेन का जो ब्लैक वो इमेज इनके ऊपर आ रहा था, उससे अपने आप को अलग तो खैर नहीं कर पाए। ये इजराइल के मसले पे, यूक्रेन के मसले पे वही चीजें दोहराती रही जो बाइडेन रखते थे। कहीं से भी शांति की बातें इन्होंने नहीं की। एक तो ये हो गया, इनका मुख्य मसला केवल वहीं तक रह गया कि मैं जो हूं सो औरतों के पूरी अधिकार दूंगी। लगता है ये मामला, यह इश्यू बहुत ज्यादा फैला नहीं, क्योंकि ट्रंप ने भी इसका कोई खास विरोध नहीं किया। जहां तक इकोनॉमिक चीज की बात थी, दोनों पार्टी बराबर थी। कहीं से भी इन्होंने नौकरी बढ़ाने की बात, रोजगार बढ़ाने की बात, इन्फ्लेशन खत्म करने की बात, घर देने की बात, जो वहां पे लाखों लोग बेघर हैं उसकी कोई बात नहीं की, ना ही हेल्थ सर्विसेज की बात की, बल्कि ट्रंप ने हेल्थ सर्विसेज की बातें कर दी। ठीक है, जो ट्रंप ने हेल्थ सर्विसेज की बात की, सर आपको रोक रहा हूं, लेकिन ट्रंप के सामने इस महिला का कैरेक्टर तो था। ट्रंप, बताइए कैसे कैसे मुकदमे हैं ट्रंप के ऊपर, क्या क्या अय्याशियों के खेल पूरी दुनिया के सामने आ रहे थे, कैपिटल हिल पर किस तरीके से हमला कराया था, ऐसे लोगों को चुन लिया गया। यदि आपका गुस्सा इसमें दिखता है तो मैं भी उससे शामिल हूं, लेकिन जनता के पास विकल्प क्या था? मैं कहीं से भी जनता को सपोर्ट नहीं कर रहा इस विकल्प के लिए, बल्कि मुझे उम्मीद था कि 4 से 5% वोट अन्य लोगों को जाएगा, जो कि 1% में सिमट गया। यानी लोगों ने विकल्प की तरफ नजर ही नहीं किया, और उन्होंने उस आवेश में आकर दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम अमेरिका है, अमेरिका स्पेशल कंट्री है, और वह जिंगोइज्म जिसे कहते हैं, देशवाद कहते हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, और व्हाइट सुप्रीमेसी के तरफ भाग रहे हैं। और जो दूसरे लोग जिनको इसमें हल्का सा उम्मीद था कि युद्ध शायद बंद हो जाए, और खासकर जितने भी मुस्लिम और ये लोग थे जो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध बंद हो जाए, उन्हें लगा कि शायद ट्रंप ही कर सकता है। बाइडेन या उसके बाद कमला हैरिस इसमें बिल्कुल असक्षम है। और एक चीज और था वहां पे, चुपके चुपके जो हो रहा था कि जिस हम डीप स्टेट की बात करते हैं, यह आने लगा था कि यदि कमला हैरिस जीतती हैं तो वह कुछ भी नहीं करेगी, जो करेगा डीप स्टेट करेगा। और वहां पे यह बंदा ताकतवर है, डीप स्टेट के पक्ष में पूरी तरह नहीं जाएगा, खुद भी अपना दिमाग लगाएगा। और इसके कारण हो सकता है कि सारा युद्ध बंद करने के चक्कर में यहां तक आए कि हो सकता है डीप स्टेट ही इसको मरवा दे कि भाई बड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखते हैं। वैसे चलिए, वैसे कुछ खास यूक्रेन होने में वाला तो नहीं। यूक्रेन में तो ये जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं, पर लगता नहीं है कि गाजा में हालात सुधारेंगे। गाजा में तो लगता है ट्रंप के आने से और तबाही होगी। और जो ये अरब देश हैं, ये झुक के जो हैं संबंध सामान्य करते नजर आएंगे इसराइल के साथ पहले की तरह। मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास कर पाएंगे, लेकिन चूंकि इतना समय तक युद्ध हो गया है और इसराइल की हालत जो है वह अमेरिका पर अधिक से अधिक निर्भर हो रही है, और जहां यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यदि अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद और मिलिट्री हेल्प हाँ भी कर दिया, तो यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा वहां लग जाएगा, चिपक जाएगा उसको हेल्प करने में, जैसा कभी आसार नजर आ रहे हैं। तो इसराइल को मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा, केवल अमेरिका भी नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, कितना भी वह B-52 बॉम्ब दूसरी तरह भेजे। तो उसका नतीजा ये होगा कि संभवतः इसराइल अब झुकेगा शांति के लिए, भाई अब रुक जाते हैं, जो होना था हो चुका जी। 1 मिलियन यानी कि $10 लाख मतदाता को देने का ऐलान करने वाले एनल मस्क पर जो मुकदमा हुआ है, क्या ट्रंप के आने के बाद सब बरी हो जाएंगे? बरी तो ऐसे भी होना ही था, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है। इनका था एक तरह से कि खासकर उन राज्यों में किया था जो कि जहां छोटे छोटे थे लेकिन उनके वोट का बड़ा महत्व था, पेंसिल्वानिया और वो सब में। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने एक वो चलाया था कि जो लोग भी शामिल होंगे और सबसे अधिक से अधिक वोट देने की तरफ आ गए किसी पार्टी के, तो उन्होंने कहा था तो उनको 1 मिलियन हर रोज के हिसाब से, एक बंदा को चुनेंगे 1 मिलियन देंगे। इसमें से एक बंदे ने कहा कि झूठ कहा, इन्होंने हमें फंसाया। यह किसी भी पार्टी के लिए नहीं था, खुलेआम रूप से रिपब्लिकन के लिए काम कर रहे थे।
यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहे थे, हमें झूठ बोल के इस तरह से फंसाया है और बाकी लोगों को वोट देने के लिए किया है। लेकिन अब चुनाव ही खत्म हो गया, सब खत्म होगा, ट्रंप आ ही जाते हैं तो ये तो मंत्री बनने वाले हैं, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। जी। चलिए अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और पहला जो अपडेट है वो है ईरान से, जो ईरान अभी तक ये क्लियर नहीं कर रहा था कि उसने जर्मनी के नागरिक को फांसी क्यों दी। अब वो बता रहा है कि वो तो फांसी से पहले ही मर गया। क्या ट्रंप के आने की वजह से ईरान ने ऐसा किया है? ट्रंप के आने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये ईरान का यह रवैया कि फांसी के पहले ही मर गए थे और कोई भी कारण नहीं बता रहे कि मतलब आत्महत्या की या बीमार चल रहे थे या कुछ हार्ट अटैक हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला लगता है। और यह रवैया जो है सो ईरान अपनी ताकत को कमजोर बनाता है, मतलब अपनी मजाक बना रहा है जहां तक विदेश नीति की बात है। देश की भी की नीति का सवाल है, उसे ऐसे चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। पहले ईरान ने ही घोषणा की थी कि फांसी की सजा दी गई थी और उसी का आधार पर उनकी मीडिया ने बात की थी। अब कहते कि नहीं, फांसी से पहले खुद ही मर गए थे। यह गलत चीज हुआ है ईरान की तरफ से। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये उनकी एक रणनीतिक कूटनीतिक भूल है। अगर वो इसके बारे में पहले ही बता देते तो जर्मनी से जो उनकी तनातनी चल रही है वो शायद इस हद तक ना जाती। अगली खबर भी ईरान से ही है। हिजाब विवाद के बीच जहां यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए, उसी दौरान एक खबर आई है कि ईरान ने अपने सेंट्रल बैंक का चीफ किसी महिला को बना दिया है। सेंट्रल बैंक की चीफ को महिला को तो बनाया है, चूंकि उनकी क्षमता जहां तक है और इसके लिए दिखाने के लिए भी कोशिश है कि महिलाओं की बराबर की मतलब अधिकार है, लेकिन उनकी क्षमता भी है जिसके कारण उन्हें बनाया गया है। और जहां तक महिला के नंगा नहीं, मतलब वो छोटे से छोटे कपड़े पहन के आई थी, जो अंगरखा कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वह एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि भाई कितना भी हमने कोशिश कर ली, 10-10 लाख महिलाएं आई कि हम जबरदस्ती हिजाब नहीं पहनेंगे, इसके बावजूद उन्हें पहनाया जा रहा है और उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो यह फ्रस्ट्रेशन का रूप है, यह टेररिज्म नहीं लेकिन फ्रस्ट्रेशन का है। और इससे कुछ नहीं होगा, उन्हें आंदोलन करना ही पड़ेगा। और जैसे भी हो, इस आज की सत्ता को यदि नहीं हटा पाएंगे तो इसी रूप में होगा। ईरान का जहां हम समर्थन करते हैं एंटी इंपेरियलिस्ट काम के लिए, वहां पे उसकी डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसको हम लोग कहीं से भी समर्थन नहीं करते। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। यूएन से इजराइल को बाहर निकालने के लिए मलेशिया बड़ा कदम उठाने जा रहा है सर। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। बाहर निकाल पाए ना पाए, ये कहते हैं कि कोर ग्रुप है, अकेले नहीं है, कोर ग्रुप है, यानी कई देश उसमें शामिल हैं और एक ड्राफ्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन कि ईरान को बाहर निकाल, सॉरी, इसराइल को बाहर निकाला जाए। और कारण वही है जो भी ये फिलिस्तीन लैंड में कर रहे हैं, गाजा पट्टी में कर रहे हैं, एक जनसंहार कर रहे हैं और कहीं से भी यूनाइटेड नेशंस की इज्जत नहीं कर रहे हैं। वहां के चीफ को इन्होंने बैन कर दिया, यूएनआरडब्ल्यू को बैन कर दिया, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो फिर उसको हमारे इस क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुआ कहीं में क्यों रखे? हालांकि यूएनएससी जो है यानी सिक्योरिटी काउंसिल जरूर वीटो लगा देगा, उसको नहीं होने देगा, तो निश्चित है। लेकिन आए तो सही कि इसराइल इसके लायक नहीं है। इसराइल एक देश उस हिसाब से नहीं बना है, अब वह बिल्कुल एक आतंकी आउटपोस्ट हो गया है अमेरिकी साम्राज्यवाद का। जी। आयरलैंड में फिलिस्तीन के राजदूत को तैनात किया गया और इस खबर को बड़ा बताया जा रहा है। यह खबर तो बड़ा है, यूरोपियन यूनियन के कई देश मान चुके हैं, पूरे विश्व भर में कई लोग मान चुके हैं। उन्होंने इस प्रस्तावना का समर्थन किया है कि हमारा सीधे के सीधे फिलिस्तीन से संबंध हो और फिलिस्तीन एक देश, स्वतंत्र देश, एक सार्वभौमिक देश बने। तो राजदूत की मतलब क्यों नहीं, हालांकि राजदूत करके नहीं, एम्बेसी खुल गया है और उसके प्रतिनिधि आ गए हैं वहां पे। और उसका जो भी, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनका लैंड उस तरह से कहें तो फ्री है नहीं, लेकिन ये चीजें हो रही है, ये अच्छा कदम है। और उसी तरह का कदम है जैसे मलेशिया का कदम है यूनाइटेड नेशन से इसराइल को बाहर निकालने की। जी। लंदन में गाजा न्यायाधिकरण यानी कि गाजा ट्रिब्यूनल जो खोला गया है, इसके क्या मायने हैं? ये ट्रिब्यूनल जो है सो लंदन ने बहुत पहले से खोला हुआ है। यह है लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जी। यानी जिन लोगों को कहे तो हमारे यहाँ भी जैसे खाप है हरियाणा में और मसलों को सुलझाता है, उसको कोई पावर नहीं है, ऑफिशियली कोई पावर नहीं है कि उसको जेल में डाल दे, कुछ कर दे। वैसे ही जैसे कि हमारा आईसीसी है वगैरह है, तो इन्होंने ऐसा किया हुआ है।
और उसके आधार पर कोई भी दो देश के बीच में यदि समझौता नहीं हो पा रहा है तो वो यदि चाहे तो लंदन कोर्ट में यहाँ पाए और वो करवाएं, और इस आधार पे कि भाई जो वर्डिक्ट होगा मानना पड़ेगा। और ठीक। अब ये फिलिस्तीन लैंड से भी आएगा तो अच्छी बात है, देखते हैं। हालांकि कौन मानेगा, फिलिस्तीन लैंड मतलब इसराइल के खिलाफ जाएंगे, कुछ होगा नहीं। जब आईसीसी आईसीजे की बात नहीं मान रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा दूसरा कुछ यदि होगा, मान लीजिए इजिप्ट के खिलाफ जाते हैं कि हमारे खिलाफ अस्त्र को रोको, जा सकते हैं। जी चलिए, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है इजराइल से। नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री की भी छुट्टी कर दी है और किसी और को रक्षा मंत्री बना दिया है। जंग के दौरान इस तरीके का जो एक कदम उठाया उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे नेतन्याहू की क्या सोच हो सकती है? एक तो यह भी हम देखें कि पेंटागन ने कहा है कि यो जो है, अब भूतपूर्व रक्षा मंत्री हो गए, यह बड़े ही हमारे विश्वसनीय पार्टनर थे, हम्म। रिलायबल ऑनेस्ट पार्टनर। तो पार्टनर होने का क्या मतलब? पार्टनर तो देश था, पार्टनर का प्रधानमंत्री प्रतिनिधि करते हैं। और आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर से बात करना शुरू किया था इनको बाईपास करके, जिससे नेतान्याहू बड़े नाराज थे। कई बार इनका वहां जाना भी मना करते थे, कहते थे बात करना है तो मुझसे करो, इससे क्यों कर रहे हो। तो ये हम्म। तनातनी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की कोशिश है, हालांकि चुनाव से वो फंसा हुआ था। अब नेता न्याहू की बल्ले बल्ले होंगे, क्योंकि अब ट्रंप बनने वाले हैं और इनको इन्होंने बर्खास्त कर ही दिया। कोशिश थी कि गैलेंट को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाए किसी न किसी तरह से, कू वगैरह करके। वह चीज तकरीबन खत्म हो गया, वित्त मंत्री भी तो खत्म हो गया। जनता का विरोध हो रहा है। हाँ, इन्हें इस चीज का कोई भय नहीं नेतान्याहू को कि चुनाव होगा तो क्या होगा, क्योंकि युद्ध को प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं। और अभी यदि ट्रंप आते हैं और वह दबाव डालते हैं तब निश्चित रूप से युद्ध बंदी होगा, और युद्ध बंदी होगा तो उसके अधिक से अधिक 3-4 महीने के अंदर में नेतान्याहू जेल में भी होंगे। जी देखते हैं नेतन्याहू जेल में होंगे और क्या वाकई में ट्रंप के आने के बाद युद्ध बंद होगा, या गाजा के लिए और तबाही के जो मनाजिर हैं, जो दृश्य हैं, वो और सामने आने बाकी है। क्योंकि ट्रंप जिस तरीके का रवैया रखते हैं, कैसे उन्होंने अरब देशों को झुका झुका कर दबाव में लेकर इसराइल से संबंध सामान्य करवाए हैं, ये सब कुछ जग जाहिर है। और खुद सबसे पहले जाके तेल अवीव में अमेरिका का दूतावास खुला है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।